वीडियो क्वालिटी तो वैसे ही है। चलो इसी तरीके से कंटिन्यू करना पड़ेगा, बल्कि मुझे तो लग रहा था कि पहले ज्यादा सही था, अभी थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी गड़बड़ हो गई है पहले से। बोर्ड नहीं दिख रहा है। थोड़ी देर वेट करते हैं, हो सकता है ये इम्प्रूव कर जाए। मूवमेंट की वजह से भी थोड़ा बोर्ड वीडियो क्वालिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है। ये पूरा कॉन्सेप्ट वैसे समझ में आ गया है? वांटा फैक्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में कैसे निकालेंगे, ये क्लियर हो गया? वांटा फैक्टर वैल्यू ग्रेटर देन 1 अगर है तो उसका क्या मतलब है, लेस देन 1 है तो क्या मतलब है, इक्वल टू 1 है तो क्या मतलब है, ये सारी बात समझ में आ गई सबको? तो फिर अब इस वांटा फैक्टर के एप्लीकेशंस, मतलब अगर वांटा फैक्टर को हम कंसीडर करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के अंदर, तो फिर एक्सप्रेशन में क्या चेंज होगा, अब मैं ये बात आपको बताने जा रहा हूं। देखो जैसे मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि वांटा फैक्टर क्या है, वांटा फैक्टर इज इक्वल टू एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रेशियो को हम वांटा फैक्टर बोलते हैं। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं यहां पे लिख ही देता हूं, दिस इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मैं साथ में बोलता भी जा रहा हूं, मेरी बात को अगर आप ध्यान से सुनोगे तो आप नोट कर पाओगे। तो ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई टाइम्स, मतलब वांटा फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब मैं एक एक करके जो अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर को कंसीडर कर रहे हैं।
ऑस्मोटिक प्रेशर। अब देखो आप क्या लिखोगे, ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि पाई ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई टाइम्स theoretical osmotic pressure, pi theoretical, pi observed is equal to I times pi theoretical, pi observed is equal to I times pi theoretical। और जो pi theoretical होता है बेटा वो क्या है, pi theoretical वो CRT है जो हमने पहले डिटरमाइन किया था, ठीक है, जो पहले हमने लिखा था ना वो बेसिकली थियोरेटिकल ऑस्मोटिक प्रेशर था या नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर था। तो पाई ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई टाइम्स पाई थ्योरेटिकल, तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज पाई ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई सी आर टी, आई सी आर टी, पाई ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी। अब इसमें देखो ये आई इंटू सी, आई मल्टीप्लाइड बाय सी, इसको बोलते हैं बेटा ऑस्मोलैरिटी, ठीक है, वेयर आई इंटू सी, आई इंटू सी इज कॉल्ड ऑस्मोलैरिटी, ऑस्मोलैरिटी। अब अगर आप याद करो तो मैंने जब ऑस्मोटिक प्रेशर के डिस्कशन में आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताया था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो वहां पे मैंने बोला था कि दो सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर है वो आइसोटोनिक है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होने का मतलब ये नहीं है कि उनका कंसंट्रेशन बराबर हो तब वो आइसोटोनिक होंगे। वो इसीलिए मैंने बोला था कि कंसंट्रेशन इक्वल होने पे भी सॉल्यूशन आइसोटोनिक नहीं हो सकते, क्योंकि बेसिकली आइसोटोनिक होने के लिए कंसंट्रेशन का इक्वल होना जरूरी नहीं है बल्कि ऑस्मोलैरिटी का इक्वल होना जरूरी है। अगर दो सॉल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी बराबर है, मतलब आई इंटू सी वैल्यू बराबर है, तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, अगर मान लो दो एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, दो एक्वस सॉल्यूशन है, एक एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, एक एक्वस सॉल्यूशन में हमने यूरिया को 1 मोल यूरिया को ऐड कर दिया और दूसरे एक्वस सॉल्यूशन में हमने हाफ मोल सोडियम क्लोराइड को ऐड कर दिया। एक के अंदर 1 मोल यूरिया ऐड कर दिया और दूसरे एक्वस सॉल्यूशन में हाफ मोल सोडियम क्लोराइड को ऐड कर दिया। अमाउंट ऑफ वाटर हमने सेम रखा है दोनों में, वाटर का अमाउंट दोनों में सेम रखा है, सल्यूट का अमाउंट हम अलग अलग ले रहे हैं, यूरिया वाले केस में 1 मोल और सोडियम क्लोराइड वाले केस में हाफ मोल। अब देखो क्या होगा, यूरिया का 1 मोल को अगर आप कंसीडर करो तो यूरिया जो है वो ऐसा सॉल्यूशन जो ना तो डिसोसिएट होता है ना एसोसिएट होता है, वो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, वो एज इट इज सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। लेकिन जो सोडियम क्लोराइड है उसको आप जैसे ही वाटर में ऐड करोगे वो डिसोसिएट होकर के दो पार्टिकल बना देगा, यानी कि सोडियम क्लोराइड का जो हाफ मोल है वो डिसोसिएट करके 1 मोल बन जाएगा और यूरिया का जो 1 मोल है वो 1 मोल ही बना रहेगा। तो अब अगर देखो तो दोनों की ऑस्मोलैरिटी बराबर है, तो ये दोनों इक्वल सॉल्यूशन अब आइसोटोनिक हो जाएंगे, यानी कि अनइक्वल कंसंट्रेशन के बावजूद भी दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक हो सकते हैं अगर उनकी ऑस्मोलैरिटी बराबर है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको ये पता होना चाहिए। आई इंटू सी इज कॉल्ड ऑस्मोलैरिटी, आई इंटू सी इज कॉल्ड ऑस्मोलैरिटी। तो टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वल ऑस्मोलैरिटी आर आइसोटोनिक टू ईच अदर। हाँ मैं बोल रहा हूं, मैंने अभी ये बताया कि अगर जैसे हम मान लो वाटर दो एक्वस सॉल्यूशन को कंसीडर करते हैं जिसमें हमने सॉल्वेंट का अमाउंट सेम रखा है, दोनों में सॉल्वेंट का अमाउंट बराबर है। अब हमने क्या किया, दोनों में सॉल्यूट जो है हम अलग अलग ले रहे हैं। एक में हम 1 मोल सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट को ले रहे हैं, नहीं हाफ मोल सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट को ले रहे हैं, और दूसरे में 1 मोल
यूरिया या 1 मोल ग्लूकोज जैसा सोल्यूट हमने लिया है। अब यूरिया या ग्लूकोज की क्या स्पेशलिटी है, ये सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होते, ठीक है। ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर आयनाइज नहीं होते या इनका एसोसिएशन नहीं होता, ठीक है। तो क्या होगा कि यूरिया का तो वहां पे 1 मोल ही रहेगा, लेकिन सोडियम क्लोराइड की क्या सिचुएशन है, सोडियम क्लोराइड वाटर के अंदर आयनाइज हो जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, और एक सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर के 2 आयन बना लेता है। तो इसका मतलब सोडियम क्लोराइड का जो हाफ मोल पार्टिकल है वो सोल्यूशन के अंदर डिसोसिएट होकर के 1 मोल पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका हाफ मोल सोल्यूशन के अंदर 1 मोल हो जाएगा, और यूरिया का 1 मोल ऑलरेडी है। अब अगर आप देखोगे तो दोनों की जो ऑस्मोलैरिटी है दोनों सोल्यूशन की वो बराबर हो गई, दोनों की ऑस्मोलैरिटी 1 मोलर हो गई। अगर मान लो हमने 1 लीटर सोल्यूशन का लिया था, तो अगर दोनों की ऑस्मोलैरिटी बराबर हो गई तो टेम्परेचर, ऑब्वियसली जब हम आइसोटोनिक या हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक की बात करते हैं तो टेम्परेचर तो हम सेम लेते हैं, तो टेम्परेचर ऑलरेडी सेम है, ऑस्मोलैरिटी दोनों की बराबर हो गई, इसलिए दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर हो गया। ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होने से वो आइसोटोनिक सोल्यूशन बोले जाएंगे। तो इसीलिए मैंने बोला कि अगर दो सोल्यूशन की ऑस्मोलैरिटी इक्वल है तो वो हमेशा आइसोटोनिक सोल्यूशन बोले जाएंगे। तो इसी बात को आपको नोट करना है, टू सोल्यूशन ऑफ इक्वल ऑस्मोलैरिटी, टू सोल्यूशन ऑफ इक्वल ऑस्मोलैरिटी, टू सोल्यूशन ऑफ इक्वल ऑस्मोलैरिटी are isotonic to each other. Two solution of equal osmolarity are isotonic to each other. अच्छा, एक बात आप यहाँ पे और देख सकते हो, अगर मान लो आपके पास डिफरेंट सोल्यूशन है, ठीक है, डिफरेंट सोल्यूशन है जिसमें आपने सॉल्वेंट सेम रखा हुआ है, डिफरेंट सोल्यूशन है इन्वॉल्विंग सेम सॉल्वेंट और कंसंट्रेशन में सेम है, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट जो है सब में सेम है, ठीक है। तो क्या होगा, ये C सेम है, टेम्परेचर हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो वांटा फैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, ठीक है। तो आप इस बात को नोट कर लो, लिखो, इफ सॉल्वेंट इज फिक्स्ड, if solvent is fixed and concentration of solution is also fixed, if solvent is fixed and concentration of solution is also fixed, then at constant temperature, osmotic pressure, observed osmotic pressure is directly proportional to Vanta factor. Observed osmotic pressure is directly proportional to Vanta factor. जिसका Vanta factor जितना ज्यादा होगा उसका observed osmotic pressure भी उतना ज्यादा होगा। जैसे जैसे Vanta factor वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, observed osmotic pressure भी इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम सोल्यूट बदल रहे हैं, बाकी सिचुएशन सेम है। अब हमारे पास क्या क्या सोल्यूट है, देखो, पहला केस है हमारे पास सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, दूसरा केस हमारे पास ग्लूकोज सोल्यूशन है, तीसरा केस हमारे पास एल्युमिनियम सल्फेट सोल्यूशन है, एल्युमिनियम सल्फेट सोल्यूशन है, चौथा केस, ठीक है, हमारे पास अगर हमने कंसीडर किया है तो एसिटिक एसिड सोल्यूशन, ये सब एक्वस सोल्यूशन है बेटा, एसिटिक एसिड सोल्यूशन। अब जरा मुझे बताओ कि इन चारों के ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर क्या होगा। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, फर्स्ट सोल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का, सेकेंड सोल्यूशन है ग्लूकोज का, थर्ड सोल्यूशन है एल्युमिनियम सल्फेट का Al2SO4 थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट, और फोर्थ सोल्यूशन है एसिटिक एसिड का।
ये चारों एक्वस सोल्यूशन है, कंसंट्रेशन सेम है, टेम्परेचर सेम है। आप मुझे बताओ इनका ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? थ्री वन फोर टू, 3142 सही है। चिराग सही आंसर है। देखो बेटा, पहले केस में जो सोल्यूट पार्टिकल है वो डिसोसिएट होगा, डिसोसिएट होकर के वो दो पार्टिकल बनाएगा। यहाँ पे अगर 100% डिसोसिएशन हो तो यहाँ पे वांटा फैक्टर होगा फर्स्ट केस में 2। ग्लूकोज जो है वो ना एल्युमिनियम सल्फेट अगर डिसोसिएट होगा तो 2 एल्युमिनियम आयन और 3 सल्फेट आयन मिलेंगे। 100% डिसोसिएशन वाली सिचुएशन में ये इसका वांटा फैक्टर होगा 5, क्योंकि एक पार्टिकल से 5 पार्टिकल बन जाते हैं। और एसिटिक एसिड आपको पता है कि 100% डिसोसिएशन तो एसिटिक एसिड का होगा नहीं, क्योंकि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। तो यहाँ पे वांटा फैक्टर जो होगा वो इन बिटवीन 1 एंड 2 होगा, इन बिटवीन 1 एंड 2, स्लाइटली ग्रेटर देन 1 बोल सकते हो, क्योंकि इसका जो डिसोसिएशन होता है वो 8% से कम होता है, लेस देन 8%। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप देखो तो जिसका जितना ज्यादा वांटा फैक्टर उसका उतना ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका मतलब क्या होगा? थर्ड का ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद फिर फर्स्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद फोर्थ हो जाएगा, और सबसे कम सेकंड का होगा। इस तरीके से हम इनका ऑर्डर बता सकते हैं, ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर बता सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो हम यहां पे लिख सकते हैं डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड, मतलब ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टीबी theoretical। डेल्टा टीबी ऑब्जर्व इज इक्वल टू आई टाइम्स डेल्टा टीबी theoretical। ये हम लिख सकते हैं, डेल्टा टीबी ऑब्जर्व इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टीबी theoretical। ठीक है, अब देखो डेल्टा टीबी theoretical क्या है, तो मैंने इसका एक्सप्रेशन बताया था आपको, केबी इंटू एम। तो हम यहां से लिख सकते हैं therefore डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड is equal to I into KB into M, I into KB into M। ठीक है, तो डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू I into KB into M। अब देखो जो डेल्टा टीबी है, डेल्टा टीबी ये क्या होगा बेटा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, and this is equal to I into KB into M, I into KB into M। अब जरा देखो, अगर हम सॉल्वेंट को फिक्स कर दें, लिख लो, if solvent is fixed, if solvent is fixed, if solvent is fixed,
and molality of solution, if solvent is fixed and molality of solution is also fixed, if solvent is fixed and molality of solution is also fixed, तो क्या होगा जरा देखना, क्या क्या फिक्स हो जाएगा बेटा? सॉल्वेंट फिक्स है तो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स हो जाएगा, टीबी नॉट फिक्स हो जाएगा, और अगर सॉल्वेंट फिक्स है तो उसका केबी फिक्स हो जाएगा, और मोलालिटी भी फिक्स है, ठीक है, केबी फिक्स है, मोलालिटी फिक्स है। तो एक बात तो आप ये देखोगे, केबी और मोलालिटी फिक्स होने की वजह से डेल्टा टीबी जो होगा वो आ जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना ज्यादा वांटा फैक्टर होगा उतना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितना ज्यादा वांटा फैक्टर उतना ज्यादा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक तो ये रिजल्ट है। दूसरा आप देखो, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, और डेल्टा टीबी टीबी माइनस टीबी नॉट है, और टीबी नॉट कांस्टेंट है। तो अगर टीबी और टीबी नॉट का जो डिफरेंस है वो वांटा फैक्टर के साथ बढ़ रहा है, जिसमें टीबी नॉट कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि टीबी बढ़ रहा होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बढ़ रहा होगा, इसलिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है। तो हम ये भी बोल सकते हैं डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। बेटा वीडियो क्वालिटी बहुत खराब है, वो मैं देख रहा हूं, ठीक है, तो मैं अभी एक बार फिर से रीट्राई करूंगा जो रिकनेक्ट करने के लिए। पर मुझे बताओ कि आप ये जो बात आपने एक्सप्लेन किया है इसको आप समझ पाए या नहीं पूरी तरीके से? अभी मैंने ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट डिस्कस किया है, ये समझ में आया? मैं एक बार फिर से ट्राई कर रहा हूँ रिकनेक्ट करने के लिए, क्योंकि काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो आप वेट करो।
अभी कुछ क्वालिटी इंप्रूव हुई है? चलो ठीक है बेटा। तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाला केस। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में मैंने बताया डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई टाइम्स डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल। डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई टाइम्स डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल। और डेल्टा टीबी थ्योरेटिकल क्या होता है? केबी इंटू एम। केबी इंटू एम। तो क्या आ गया बेटा? डेल्टा टीबी ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। आई इंटू केबी इंटू एम। तो डेल्टा टीबी जो कि टीबी माइनस टीबी नॉट है, दिस इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। अब मैंने बोला कि अगर सॉल्वेंट फिक्स है, अगर सॉल्वेंट फिक्स है और मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन फिक्स है, सॉल्वेंट फिक्स है और मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन फिक्स है, तो क्या होगा? केबी कांस्टेंट, मोला तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया बेटा? आई। डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आ गया। और अब देखो सॉल्वेंट फिक्स है तो टीबी नॉट फिक्स होगा। वांटा फैक्टर बढ़ने से ये डिफरेंस बढ़ रहा है, ध्यान से समझो। वांटा फैक्टर अगर बढ़ रहा है तो ये डिफरेंस बढ़ रहा है, लेकिन उसमें टीबी नॉट कांस्टेंट है। इसका मतलब डिफरेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि टीबी बढ़ रहा है। तो टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है? तो अगर आप वांटा फैक्टर को इंक्रीज करते हो तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, ये रिजल्ट ऑब्जर्व होता है। तो आपने देखा कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो अभी जो मैंने 4 केसेस बताए थे, एक को सोल्यूशन लिया था हमने। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, ग्लूकोज सोल्यूशन, एल्युमिनियम सल्फेट सोल्यूशन एंड एसिटिक एसिड सोल्यूशन। अगर उनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर को पूछा जाए, मोलालिटी फिक्स है, एक्वस सोल्यूशन सबने लिया मतलब सॉल्वेंट फिक्स है, तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा एल्युमिनियम सल्फेट सोल्यूशन का होगा, उसके बाद सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का होगा, उसके बाद फिर एसिटिक एसिड सोल्यूशन का होगा, और सबसे कम ग्लूकोज सोल्यूशन का होगा। ठीक है? तो सेम ऑर्डर आएगा। अब आप तीसरा केस यहां पे देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर जो 4 केसेस थे, सल्फेट में एलिवेशन सबसे ज्यादा होगा या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा? दोनों चीज ज्यादा होगी। डेल्टा टीबी भी ज्यादा होगा और टीबी भी ज्यादा होगा। ओके सर। क्योंकि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। नंबर 3, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखो बेटा क्या होता है, डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई टाइम्स डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल। डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू आई टाइम्स डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल। और डेल्टा टी एफ थ्योरेटिकल क्या है? के एफ इंटू एम। तो ये आ गया बेटा आई इंटू के एफ इंटू एम। ये डेल्टा टी एफ ऑब्जर्व्ड आ गया। तो यहां भी आप देख सकते हो कि अगर सॉल्वेंट फिक्स है और मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन फिक्स है, लिख लो, इफ सॉल्वेंट इज फिक्स्ड and molality of solution is fixed, if solvent is fixed and molality of solution is fixed, then delta TF observed is directly proportional to I.
if solvent is fixed and molality of solution is fixed, then delta TF observed is directly proportional to I, ये आ जाएगा। और डेल्टा TF क्या है बेटा? दिस इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, तो TF नॉट माइनस TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये आ रहा है। सॉल्वेंट फिक्स है तो TF नॉट फिक्स है, सॉल्वेंट फिक्स है तो TF नॉट फिक्स है। वांटा फैक्टर अगर आप बढ़ा रहे हो तो ये डिफरेंस बढ़ रहा है बेटा, TF नॉट और TF का डिफरेंस बढ़ रहा है अगर वांटा फैक्टर बढ़ रहा है, लेकिन TF नॉट उसमें कांस्टेंट है, तो डिफरेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि TF कम हो रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो TF होगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। अब ये इंपॉर्टेंट है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। जितना ज्यादा वांटा फैक्टर होगा उतना कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा। इसका मतलब उन 4 केसेस में अगर देखा जाए तो एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा और ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन इज मैक्सिमम एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन इज मिनिमम उस केस में। अब बात आती है फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां जो मैं डिस्कशन आपको बता रहा हूं इसमें थोड़ी कॉम्प्लिकेसी है। जैसे देखो, हम ये लिखेंगे P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू I टाइम्स P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट theoretical। P naught minus PS upon P naught observed is equal to I times P naught minus PS upon P naught theoretical। ठीक है, अब देखो P naught minus PS upon P naught theoretical ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर। तो हम इसको फिर हमें लिखना चाहिए दिस इज इक्वल टू I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिखना चाहिए, लेकिन आप समझ लेना ये कभी नहीं लिखते, ये गलत है। अब ये गलत क्यों है जरा इस बात को समझो। मान लो सोल्यूट है कंपोनेंट ए, अगर कंपोनेंट ए को हमने सोल्यूट बोला है तो XA ये क्या हो जाएगा बेटा, Na अपॉन Na प्लस NB। ध्यान से समझना, इसको अभी नोट नहीं करना है, समझने के लिए बता रहा हूं। XA इज मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट। आप अगर लिख रहे हो I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, समझ में आया? अगर आप लिख रहे हो I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट तो इसका मतलब आप ये लिख रहे हो बेटा I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट का मतलब आप क्या लिख रहे हो, आप लिख रहे हो I इंटू Na अपॉन Na प्लस NB। जबकि अगर आप इस बात को समझो कि जो वांटा फैक्टर है वो सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल को अकाउंट करता है, सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल को अकाउंट करता है वांटा फैक्टर। तो अगर सोल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल न्यूमरेटर में I इंटू Na है तो क्या डिनोमिनेटर में I इंटू Na नहीं होना चाहिए? अरे बोलो भाई, अगर सोल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल न्यूमरेटर में I इंटू Na है तो क्या डिनोमिनेटर में उसको हम नहीं कंसीडर करेंगे I इंटू Na? तो यहां पे बेसिकली हमने जो गड़बड़ किया है वो क्या गड़बड़ किया है, अगर हम I इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कंसीडर कर रहे हैं तो हम वांटा फैक्टर को सिर्फ न्यूमरेटर में जो सोल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल है उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
लेकिन डिनोमिनेटर में उस फैक्टर से नहीं मल्टीप्लाई कर रहे, जबकि हमें उसको डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो हम इसको ये नहीं लिखेंगे दिस इज नॉट इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट, बल्कि हम इसको ये लिखेंगे बेटा दिस इज इक्वल टू आई इंटू Na अपॉन आई इंटू Na प्लस एनबी। ये करेक्ट एक्सप्रेशन है, यानी कि क्या आ गया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ऑब्जर्व इज इक्वल टू दिस। इस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है, इसी प्रॉब्लम की वजह से। क्योंकि लोग क्या करते हैं, वांटा फैक्टर को जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो इसकी जगह पे मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट लिख करके इसको लिख देता है आई इंटू मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट। तो आई इंटू मोल फ्रैक्शन एब्सोल्यूट जो है ये गलत है। क्या होना चाहिए, सही टर्म क्या है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ऑब्जर्व इज इक्वल टू आई इंटू एन ए अपॉन आई इंटू एन ए प्लस एन बी। एक्सक्यूज मी सर, ये हाँ बोलो। सर जो डिनोमिनेटर वाला Na है वो तो निग्लेक्ट नहीं कर सकते हम Nb के रिस्पेक्ट में? वो तो बाद की बात है, पहले तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन आपको समझ में आना चाहिए। अगर हम एग्जैक्ट एक्सप्रेशन को कंसीडर करें तो एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ये है। अब नेग्लेक्ट करने की बात तो बाद में आती है कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो आई इंटू एन ए को एनबी के कंपेयर में नेग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। ओके सर। तो अब आप लिखोगे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, फॉर dilute solution I into Na is much less than that of Nb. I into Na is much less than that of Nb. Therefore, P naught minus Ps upon P naught observed is equal to I multiplied by Na upon Nb. तो इसको हम लिख सकते हैं बेटा I मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए अपॉन एक्स बी, ये भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ मोल का रेशियो मोल फ्रैक्शन का रेशियो होगा। और इसको हम ये भी लिख सकते हैं I इंटू एम एम बी अपॉन 1000, वो मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी वाला रिजल्ट जो बताया हुआ है आपको, I इंटू एम एम बी अपॉन 1000। या आप इसको ये भी लिख सकते हो I इंटू WA MB अपॉन WB MA। ये सारे रिजल्ट्स आप लिख सकते हैं, लेकिन ये सब विथ अप्रोक्सीमेशन है, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन ये है। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हो कि अगर सॉल्वेंट फिक्स है, अगर सॉल्वेंट फिक्स है और मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन फिक्स है, ये वाला इसके करस्पॉन्डिंग देखना, ये पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ऑब्जर्व और इसके करस्पॉन्डिंग। अगर सॉल्वेंट फिक्स है और मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन फिक्स है तो आप देखो पी नॉट फिक्स हो गया और उधर एम और एम बी इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो फिक्स हो ही गया अगर सॉल्वेंट फिक्स है, और मोलालिटी भी फिक्स है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर सॉल्वेंट फिक्स है और मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन फिक्स है तो एक तो ये होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ऑब्जर्व्ड is directly proportional to I. P naught minus PS upon P naught observed is directly proportional to I. और क्या है, P naught minus PS is directly proportional to I. ये भी होगा बेटा, क्योंकि P naught भी तो कांस्टेंट है, तो P naught minus PS is directly proportional to I. और आप देख सकते हो वांटा फैक्टर बढ़ने से ये डिफरेंस बढ़ता है, बट पी नॉट फिक्स है क्योंकि सॉल्वेंट फिक्स है, तो ये डिफरेंस इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पीएस डिक्रीज कर रहा है। तो यहां से एक कंक्लूजन ये निकला, पीएस यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई।
वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, तो इसका मतलब हमने ये 4 रिजल्ट आपको बताए। क्या क्या रिजल्ट? एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन टफ फैक्टर। दूसरा, टीबी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन टफ फैक्टर। तीसरा मैंने बताया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन टफ फैक्टर। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन टफ फैक्टर। अब यही सब डिटेल जो आप यहाँ पे देख रहे हो, इसी पे बेस क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव पार्ट है सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो पूछे जाते हैं वो इसी पार्ट से पूछे जाते हैं। और इसमें से ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो आपको मिलेंगी वो मल्टी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम होंगी। 2-2, 3-3 कॉन्सेप्ट यूज हो रहे होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट है इस चैप्टर का। तो ये जितनी भी बात मैंने बताया सब आपको समझ में आ गया? ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए बेटा? अब न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। मैंने सारे थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर के लिए रिक्वायर्ड है वो मैंने फिनिश कर दिया है। तो अब मैं प्रॉब्लम्स पे आ रहा हूं। तो एक क्वेश्चन लिखो। The molecular weight of an organic compound, the molecular weight of an organic compound is 58 gram per mole. The molecular weight of an organic compound is 58 gram per mole. Calculate the boiling point of a solution. Calculate the boiling point of a solution containing. Calculate the boiling point of a solution containing 24 gram of the solute. 24 gram of the solute and 600 gram of water. 24 gram of the solute and 600 gram of the water. When the barometric pressure is such that pure water boils at 99.725 degrees centigrade. Pure water boils at 99.725 degrees centigrade. मतलब वहां पे प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बता रहे हैं, 100 नहीं है, क्या है, 99.725 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो अब जो जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको आप नोट कर लो। एक तो यहाँ पे गिवन है टीबी नॉट 99.725 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये गिवन है बेटा। दूसरा यहाँ पे गिवन है
amount of solute, नहीं, molecular weight of solute, Ma, molecular weight of solute given है प्रॉब्लम में 58 ग्राम पर मोल, 58 ग्राम पर मोल गिवन है, और जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट है WA गिवन है बेटा 24 ग्राम, और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट WB गिवन है 600 ग्राम। तो आपको TB निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। अच्छा, यहां पे देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, तो हमें यह मान करके चलना होगा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता है, ठीक है, वो डिसोसिएट या एसोसिएट नहीं होता है। तो अब देखो, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, डेल्टा टीबी दैट इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, डेल्टा टीबी दैट इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट is equal to KB into M, 100.08। हाँ सही है। तो TB माइनस TB नॉट इज इक्वल टू KB इंटू M। अच्छा देखो, यहाँ पे वाटर है बेटा, KB गिवन नहीं है, तो वो जो वैल्यू मैंने बताया था वो वैल्यू आपको यूज करनी है, 0.52 केल्विन पर मोलल। तो TB हमें निकालना है, TB इज इक्वल टू TB नॉट वैल्यू गिवन है 99.725 प्लस KB 0.52 मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। तो मोलालिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो ये हो जाएगा 24/58 अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो ये ग्राम में गिवन है, किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो TB आ गया 99.725 प्लस 0.52 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 58, ठीक है। तो अगर आप इसको 2 से कैंसिल करो 20, यहाँ पे आ गया 29, तो ये आ गया 52 इंटू 99.725 प्लस 5.2 इंटू 2 10.4 अपॉन 29, 10.4 अपॉन 29। तो ये 10.4 अपॉन 29 कितना आ जाता है, टेन पॉइंट फोर अपॉन 29, अरे बोलो भाई, 0.35, 0.35। तो ये आ गया बेटा 99.725 प्लस 0.35, तो 0.35 यानी कि 570, ये हो गया 100.075 डिग्री सेंटीग्रेड या 100.08 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, वाटर इज यूज्ड इन कार रेडिएटर्स, water is used in car radiators in winters ethylene glycol is added, in winters ethylene glycol is added into water, in winters ethylene glycol is added into water so that water may not freeze,
ठीक है, अगर वाटर जो है ना वो रेडिएटर के अंदर फ्रीज कर गया तो फिर क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में रेडिएटर भी फट सकता है, क्योंकि जो वाटर है वो फ्रीज करने पे एक्सपैंड करता है। ठीक है, तो उसको फ्रीज होने से बचाने के लिए एंटी फ्रीजिंग एजेंट को ऐड करते हैं। तो इथाइलिन ग्लाइकॉल जो है यहाँ पे वो एंटी फ्रीजिंग एजेंट है। तो in winters ethylene glycol added to water so that water may not freeze. Assuming ethylene glycol to be non-volatile, assuming ethylene glycol to be non-volatile, assuming ethylene glycol to be non-volatile, calculate the minimum amount of ethylene glycol. Calculate the minimum amount of ethylene glycol that must be added to 6 kilogram of water. That must be added to 6 kilogram of water to prevent it from freezing. To prevent it from freezing at minus 0.3 degree centigrade. At minus 0.3 degree centigrade. The molar depression constant of water, KF की बात कर रहे हैं, the molar depression constant of water is 1.86 Kelvin per mole. The molar depression constant of water, the molar depression constant of water is 1.86 Kelvin per mole.
अभी मैं कुछ स्टूडेंट का नाम ले रहा हूं, अगर वो प्रेजेंट है तो हैंड रेज वाला साइन दिखाएंगे या यस लिखेंगे। माधव, माधव, पीयूष, वसुंधरा, वसुंधरा, जागृति, देखो बेटा इस क्वेश्चन में आप लोग 60 बता रहे हो, मैं आंसर अभी कंफर्म कर देता हूं। हाँ 60 ग्राम करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बोल रहा है कि वाटर इज यूज्ड इन कार रेडिएटर्स इन विंटर सीजन, इथाइलिन ग्लाइकॉल इज एडेड टू वाटर so that water may not freeze. Assuming ethylene glycol to be non-volatile, calculate the minimum amount of ethylene glycol that must be added to 6 kg of water to prevent it from freezing at minus 0.3 degree centigrade. तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है सोल्यूशन का वो माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड है, क्योंकि जब वो फ्रीजिंग पॉइंट पे होगा, ठीक है, तो फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब वो क्रिटिकल कंडीशन हो गई, ठीक है, वो क्रिटिकल कंडीशन हो गई जहां पे फ्रीजिंग स्टार्ट होगी। तो माइनस 0.3 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसको फ्रीज होने से बचाना है, तो हम इसी को फ्रीजिंग पॉइंट ले लेते हैं। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर अगर आप देखो तो वो तो फिक्स है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर होगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और यहां पे बोल रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट WB गिवन है 6 किलोग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है 6 किलोग्राम, और KF गिवन है बेटा, KF 1.86 केल्विन पर मोलल, ये KF गिवन है 1.86 केल्विन पर मोलल। और आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है, अमाउंट ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल WA कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है। इथाइलिन ग्लाइकॉल ये कंपाउंड होता है CH2OH, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसको बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल, ठीक है। तो आप देखो कैसे सॉल्व करोगे, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M होता है, ठीक है। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, दिस इज इक्वल टू KF इंटू M। TF नॉट है 0, एक बात समझ लेना, टेम्परेचर डिफरेंस चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो हमेशा बराबर होता है। टेम्परेचर डिफरेंस चाहे वो डिग्री सेंटीग्रेड में हो या केल्विन में हो हमेशा इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 0.3, तो ये 0.3 आ गया बेटा डिफरेंस, इज इक्वल टू KF 1.86 मल्टीप्लाइड बाय मोलालिटी। तो मोलालिटी तो ये क्या हो जाएगा WA अपॉन MA, तो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, 2 कार्बन 24
और टोटल 6 हाइड्रोजन है, 30 हो गया, 24 प्लस 6 30, और 2 ऑक्सीजन है प्लस 32 62 आ गया। 62 ये नंबर ऑफ मोल आ गया सोल्यूट का, अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट 6 किलोग्राम गिवन है, तो ये ऑलरेडी किलोग्राम में है, ठीक है, तो 1000 का फैक्टर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो अब अगर आप देखो तो ये आ जाएगा WA, यहां से WA इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 62 मल्टीप्लाइड बाय 6 डिवाइडेड बाय 1.86, तो 1.86, तो आप देखो अगर आप इसको लिखो 0.62 इंटू 100, तो 0.62 इंटू 3 ये होता है 1.86, ठीक है। और अगर आप 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 30, तो ये आ जाएगा 10 इंटू 6 यानी कि 60 ग्राम आ गया बेटा, तो 60 ग्राम इज आंसर। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करना है जो न्यूमेरिकल्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे पूछे जाते हैं। तो मैं आज क्लास को यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं, ठीक है। कल की क्लास में मैं इस पे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व कराने वाला हूं, स्पेशली जो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उस पे बेस बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उन क्वेश्चंस को मैं कल की क्लास में डिस्कस करूंगा। तो कल की क्लास टोटली प्रॉब्लम बेस्ड होगी, बट मैं एक चीज ऑब्जर्व कर रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग जब न्यूमेरिकल पार्ट का डिस्कशन आता है तो उसको आप जो है या तो आप खुद करना ही नहीं चाहते हो, इसलिए आप क्लास में भी जो है आप में से बहुत सारे लोग जो है अपने आप ही जो है अपने आप को मीटिंग से बाहर कर लेते। इसमें नुकसान जो है वो जो स्टूडेंट क्लास नहीं अटेंड करे उनका नुकसान है, टेस्ट का परफॉर्मेंस भी उन स्टूडेंट्स का वही रिफ्लेक्ट करता है, बिकॉज वो न्यूमेरिकल्स में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, जबकि बहुत ही आसान चीज है। लेकिन जब आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, जब आप बात को समझोगे नहीं, तो आपका कैसे होगा। आप अगर आप सोच रहे सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट से आपका भला हो जाएगा तो ये इम्पॉसिबल है बेटा, ठीक है। तो अभी मैंने जो 4 स्टूडेंट का नाम अभी बोला है, मैंने अभी ऑब्जर्व किया है कि ये लोग जो है ये न्यूमेरिकल पार्ट का जब से डिस्कशन चल रहा है तो ये जो है मीटिंग से बाहर है, तो मैं अभी इनसे बात करने वाला हूं। और अब तक तो मैं लेक्चर को अपलोड कर रहा हूं, अगर आप लोग जो है इसको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो कि लेक्चर तो अपलोड हो ही जाएगा और हम इसको देख लेंगे, तो मैं लेक्चर अपलोड करना बंद कर दूंगा। सर ये कैसे पता चलेगा कि हमें आई से मल्टीप्लाई करना है या नहीं, जैसे पिछले वाले में मल्टीप्लाई किया था और इसमें नहीं किया। बेटा जैसे इथाइलिन ग्लाइकॉल है, ठीक है, कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, इसमें आयनाइज होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं। आपको कंपाउंड के बारे में भी पता होना चाहिए। पीछे ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की है, तो मोस्टली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो आयनाइज नहीं होते। अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो एक्सेप्शनल केसेस में आता है, क्योंकि वो एसिड है, तो एसिड के अंदर डिसोसिएट करने की टेंडेंसी होती है। आई बात समझे? यस सर। कोई बात नहीं, मैं आज लेक्चर अपलोड कर दूंगा, ठीक है सुकृति, तो वो कवर कर लेना लेक्चर के थ्रू।